कल्पना कीजिए एक बड़ा सा कमर्शियल हवाई जहाज हाँ, लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और उसके टरबाइन इंजन के अंदर हम्म, हजारों पुर्जे एक साथ काम कर रहे हैं। हम्म, भयंकर तापमान है, बहुत ज्यादा दबाव है। हम्म, और अचानक से एक बहुत ही छोटा सा पुर्जा जो हम्म, अपनी तय की गई माप से सिर्फ 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से के बराबर गलत बना था, हम्म, वो दबाव नहीं सह पाता और फेल हो जाता है। जो कि एक बहुत ही डरावनी स्थिति है। बहुत डरावनी। हम्म, क्योंकि आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया में हम्म, 1 मिलीमीटर का या हम्म, उससे भी कम का जो सूक्ष्म अंतर है ना, हम्म, यही कामयाबी और एक भयानक तबाही के बीच का फासला तय करता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब हम अक्सर वो चमकता हुआ फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, हम्म, वाह क्या कार है या क्या प्लेन है, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे जो जो पूरा डिजिटल आर्किटेक्चर है, उस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। राइट। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय भी है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम द आर्किटेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग, अ गाइड टू पीटीसी क्रियो नामक स्रोत का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये पावरफुल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसे हम कैड सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो सिर्फ एक ड्राइंग बनाने का टूल नहीं है, बल्कि आधुनिक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की पूरी रीढ़ बन चुका है। देखिए, इस सॉफ्टवेयर की अहमियत को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इसके इतिहास में जाना होगा। पीटीसी क्रियो हमेशा से इस नाम से या इस रूप में नहीं था। अच्छा। तो पहले क्या था? 90 के दशक में इसे प्रो इंजीनियर के नाम से जाना जाता था। और उस समय इसने 3D मॉडलिंग की दुनिया में आप कह सकते हैं कि एक तरह की क्रांति ला दी थी। प्रो इंजीनियर? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। हाँ, लेकिन देखिए, जैसे जैसे ऑटोमोटिव या एरोस्पेस और रोबोटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा जटिल होती गई ना, इस सॉफ्टवेयर ने खुद को लगातार अपग्रेड किया। इसके फीचर्स, इसका इंटरफेस, सब कुछ। मतलब समय के साथ इसे बदलना ही था। बिल्कुल। और आज इसकी कंप्यूटेशनल क्षमताएं इतनी विकसित हो गई हैं कि ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसे आज हम क्रियो कहते हैं। राइट। तो ये कागज पर होने वाली उन पुरानी थका देने वाली ड्राफ्टिंग से लेकर आज के इस स्मार्ट और 3D मैन्युफैक्चरिंग तक का बहुत ही शानदार सफर है। बहुत बड़ा सफर है। लेकिन जो लोग इस फील्ड को जानते हैं उन्हें पता है कि ये डिजिटल मॉडल पर शिफ्ट होना ये कोई शौक नहीं था, मतलब ये एक मजबूरी थी। हाँ, एक तकनीकी मजबूरी। क्योंकि पुरानी मैनुअल ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ समय की बर्बादी नहीं थी। तो और क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी बदलावों को मैनेज करना। मान लीजिए अगर किसी डिजाइन में एक बहुत ही छोटा सा बदलाव करना पड़े ना, हाँ। तो उससे जुड़े दर्जनों पन्नों को बैठकर दोबारा ड्राफ्ट करना पड़ता था। बाप रे। अगर इसे एक आम एनालॉजी से समझे ना, तो ये मुझे पुराने टाइपराइटर से एक बहुत ही स्मार्ट वर्ड प्रोसेसर पर जाने जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब टाइपराइटर पर अगर आपने एक गलती कर दी तो पूरा पन्ना फाड़कर दोबारा लिखना पड़ता है। लेकिन क्रियो क्रियो एक ऐसे वर्ड प्रोसेसर की तरह है जो अंतरिक्ष यान बनाने के लिए बैकस्पेस और ऑटो करेक्ट दे रहा है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि इंसान से गलतियां होने की जो गुंजाइश पहले होती थी ना, वो कैड ने बहुत कम कर दी है। हाँ, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल है। हाँ, और आज की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी धातु का टुकड़ा कटने से पहले या मशीन चालू होने से पहले उस पूरे प्रोडक्ट का 100% सटीक डिजिटल मॉडल होना अनिवार्य है। बिना इसके काम नहीं होता। मतलब कोई चांस ही नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं। कैड सॉफ्टवेयर असल में ना वो जोखिम को कम करने का काम करता है। ये इंजीनियर्स को एक मौका देता है कि वे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले ही विजुअलाइज कर सकें कि आखिर फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। और उसमें क्या खामियां हो सकती हैं वो भी पहले ही पता चल जाता होगा। एग्जैक्टली। डिजाइन की कमियों को शुरुआती चरण में ही पकड़ लेने से न सिर्फ महंगे कच्चे माल की बर्बादी रुकती है, बल्कि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है ना, वो काफी तेज हो जाती है। राइट। एक आइडिया से लेके प्रोडक्ट के बाजार में आने तक का समय। हाँ, और जो आपने वो स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसर वाली एनालॉजी दी थी ना, हाँ। उसमें एक और परत जोड़ते हैं। हाँ। क्योंकि यहीं से क्रियो के सबसे ताकतवर फीचर की शुरुआत होती है। अच्छा, वो क्या है? इसे पैरामेट्रिक 3D मॉडलिंग कहा जाता है। पैरामेट्रिक मॉडलिंग, ये शब्द सुनने में काफी भारी लगता है। सुनने में भारी है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और स्मार्ट है। देखिए, ये सिर्फ एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड नहीं है जहां आप रेखाएं खींच रहे हैं। ये एक गणितीय नियमों और तर्कों पर आधारित एक इंटेलिजेंट डेटाबेस है। ओके। पैरामेट्रिक मॉडलिंग में जो डायमेंशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना,
वो ज्योमेट्री को कंट्रोल करते हैं। मतलब थोड़ा आसान भाषा में। मतलब ये कि डिजाइन के हर हिस्से के बीच एक संबंध, एक रिलेशन स्थापित कर दिया जाता है। अरे वाह, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, मान लीजिए कोई कार के दरवाजे की खिड़की का साइज थोड़ा सा बदलता है, तो क्या दरवाजे का बाकी ढांचा खुद ब खुद अपनी माप बदल लेगा ताकि वो नई खिड़की उसमें फिट हो सके? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो सटीकता से यही होता है। डिजाइनर को हर एक पुर्जे को अलग अलग जाकर मैन्युअली नहीं बदलना पड़ता। माइंड ब्लोइंग है ना? एक पैरामीटर बदलने पर पूरा मॉडल उन तय किए गए नियमों के हिसाब से अपने आप अपडेट हो जाता है। इससे डिजाइन में जो लचीलापन आता है ना, वो पुरानी पीढ़ी के सॉफ्टवेयर्स में अकल्पनीय था। ये तो समय की बहुत बड़ी बचत है। बिल्कुल। लेकिन ये जादू सिर्फ एक अकेले पुर्जे पर तक सीमित नहीं है। जब हम कोई जटिल मशीन बनाते हैं तो उसमें सैकड़ों या हजारों पुर्जे होते हैं। जैसे किसी कार का इंजन। हाँ, और यहीं पर क्रियो का असेंबली मॉडलिंग फीचर काम आता है। कई अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़कर देखना। और असेंबली मॉडलिंग में मैंने कहीं पढ़ा था कि इंटरफेरेंस डिटेक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल होती है। मुझे लगता है कि ये किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होता होगा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अगर देखें तो कार बनाने वाली कंपनियां पहले मिट्टी या लकड़ी के बड़े बड़े फिजिकल प्रोटोटाइप बनाती थीं, जो कि बहुत महंगे होते थे। हाँ, लाखों डॉलर और कई महीने लग जाते थे। और मान लीजिए 60वें दिन उन्हें पता चले कि जो तेल की पाइप उन्होंने डिजाइन की है वो तो इंजन के एक फिल्टर को निकालने का रास्ता ही ब्लॉक कर रही है। तो वो पूरा का पूरा प्रोटोटाइप वो बर्बाद हो जाता था। वो एक बहुत ही महंगा और दर्दनाक अनुभव होता था इंजीनियर्स के लिए। तो इंटरफेरेंस डिटेक्शन इसी चीज को सॉल्व करता है। हाँ, वो इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल स्पेस में ले आता है। जब सारे पुर्जे स्क्रीन पर एक साथ असेंबल किए जाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर खुद ये चेक करता है कि कोई पुर्जा किसी दूसरे पुर्जे की जगह तो नहीं घेर रहा। मतलब उनके बीच में कोई टकराव या क्लैश तो नहीं है। एग्जैक्टली। क्या दरवाजा खोलने पर वो किसी दूसरे हिस्से से टकराएगा? ये सब कुछ फैक्ट्री में असली लोहा कटने से बहुत पहले ही पकड़ लिया जाता है। वाह, तो ये सिर्फ आकार की बात नहीं, ये तो पुर्जों के व्यवहार को, उनके बिहेवियर को भी टेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ जो सिम्युलेशन और एनालिसिस का फीचर जुड़ा हुआ है ना, वो इस डिजिटल मॉडल को एक कदम और आगे ले जाता है। सिमुलेशन मतलब असली दुनिया की कंडीशन में टेस्ट करना। हाँ, मतलब मॉडल स्क्रीन पर देखने में सही लग रहा है, फिट भी हो रहा है, लेकिन क्या वो असली दुनिया का दबाव झेल पाएगा? राइट, जैसे वाइब्रेशन या बहुत ज्यादा गर्मी। बिल्कुल। इस डिजिटल टेस्टिंग को हम फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस यानी FEA जैसी तकनीकों के जरिए करते हैं। असली और महंगे फिजिकल प्रोटोटाइप बनाने से पहले इंजीनियर्स उस डिजिटल मॉडल पर स्ट्रेस, तापमान और वाइब्रेशन का एक तरह से वर्चुअल टेस्ट कर सकते हैं। तो मतलब वो स्क्रीन पर ही देख सकते हैं कि पुर्जा टूटेगा या नहीं। हाँ, वे देख सकते हैं कि अगर कोई खास पुर्जा लगातार कंपन कर रहा है तो कितने घंटों बाद उसमें दरार आ सकती है। अरे वाह। सॉफ्टवेयर बाकायदा रंगीन हीट मैप्स और स्ट्रेस पॉइंट्स के जरिए दिखा देता है कि देखिए, मॉडल का ये हिस्सा सबसे कमजोर है, ताकि आप उत्पादन से पहले ही उसे मजबूत कर सकें। ये तो स्पष्ट रूप से कंपनियों के लाखों डॉलर बचाता होगा। महंगे फिजिकल प्रोटोटाइप का खर्च बच गया। जी बिल्कुल। लेकिन देखिए, बेसिक पार्ट्स और सिमुलेशन तो समझ आ गया, पर जब हम एरोस्पेस या एडवांस रोबोटिक्स जैसी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं ना, तो वहां तो सिर्फ मजबूती काफी नहीं है। हाँ, वहाँ शेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। राइट, हवाई जहाज या फॉर्मूला 1 कारों में कोई सीधी लाइनें या साधारण बॉक्स तो होते नहीं हैं। वहां तो हवा के प्रतिरोध को काटने के लिए बहुत ही जटिल कर्व्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन इंडस्ट्रीज के लिए ही क्रियो के पास सरफेस मॉडलिंग और शीट मेटल डिजाइन के बहुत ही एडवांस टूल्स हैं। सरफेस मॉडलिंग ये किस काम आता है? देखिए, सरफेस मॉडलिंग उन जटिल आकृतियों को बनाने की अनुमति देता है जो दिखने में बहुत तरल या ऑर्गेनिक लगती हैं। जैसे किसी स्पोर्ट्स कार का बाहरी ढांचा। एग्जैक्टली। और जो शीट मेटल डिजाइन टूल है ना, वो इस बात का ध्यान रखता है कि जब धातु की किसी सपाट चादर को, मतलब मेटल शीट को मोड़ा जाएगा, तो धातु खिंचने पर कैसे व्यवहार करेगी। ओहो, मतलब वो स्ट्रेस कहाँ फोकस होगा ये भी कैलकुलेट करता है। हाँ, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा शिफ्ट जो आज मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आई मीन 3D प्रिंटिंग। हाँ, आजकल तो हर जगह 3D प्रिंटिंग की चर्चा है। तो मॉडर्न क्रियो जो है वो 3D प्रिंटिंग को पूरी तरह से सपोर्ट करता है।
आप अपने डिजाइन्स को सीधे प्रिंटिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन चलिए 3D प्रिंटिंग से थोड़ा हटकर जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग है, अगर उसकी तरफ आएं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। ये तो समझ आ गया कि क्रियो एक बेहतरीन 3D मॉडल बना लेता है, लेकिन फैक्ट्री के फ्लोर पर जो बड़ी बड़ी CNC मशीनें लगी हैं, जो असल में उस लोहे और स्टील को काटती हैं, वो मशीनें तो कंप्यूटर स्क्रीन की 3D इमेज देखकर काम नहीं कर सकती ना। तो क्या ये सॉफ्टवेयर सीधे उन मशीनों से बात कर सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सच में? हाँ, ये सॉफ्टवेयर उस डिजिटल मॉडल और भौतिक मशीन के बीच का पुल बनता है। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन या कैम यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अच्छा, तो कैम इसी को कहते हैं? जी, और ये इस सॉफ्टवेयर का सबसे व्यवहारिक पहलू है। देखिए, पारंपरिक रूप से होता ये था कि डिजाइन विभाग एक 3D मॉडल बनाता था, राइट, और फिर मैन्युफैक्चरिंग टीम को उसे समझकर मशीन के लिए कोड लिखने में हफ्तों लग जाते थे। ये दोनों विभागों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो क्रियो इस दीवार को कैसे गिराता है? जो 3D मॉडल होता है ना, उसमें सिर्फ आकार का डेटा नहीं होता, उसमें ज्योमेट्रिक टॉलरेंस और डायमेंशन का डेटा भी फीड होता है। क्रियो उसी डेटा का इस्तेमाल करके सीधे CNC मशीनों के लिए टूल पाथ जनरेट कर देता है। टूल पाथ मतलब मशीन को कैसे चलना है, उसका रास्ता? बिल्कुल, मशीन के कटिंग टूल को किस गति से चलना है, कितनी गहराई पर काटना है, इस सब का पूरा कोड सॉफ्टवेयर खुद तैयार कर देता है। वाह, इसका मतलब है कि डिजाइन और उत्पादन के बीच कोई मानवीय हस्तक्षेप बचा ही नहीं, जो कोई नई गलती कर सके। एग्जैक्टली, डिजाइनर ने जो बनाया है, मशीन बिल्कुल वैसा ही काटती है। ये सच में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इन सब विशेषताओं को देखकर ना मेरे मन में एक व्यावहारिक विरोधाभास पैदा हो रहा है। कैसा विरोधाभास? तो इन सब का क्या मतलब है? ये सब सुनकर मुझे ये एक फॉर्मूला 1 रेस कार जैसा लगने लगा है। हाँ, फॉर्मूला 1 कार। वो कैसे? देखिए, फॉर्मूला 1 कार अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, शक्तिशाली होती है, लेकिन आप उसे बस यूं ही खरीदकर आम सड़क पर तो नहीं चला सकते ना। हाँ, वो तो है। उसे चलाने के लिए आपको एक महंगा रेस ट्रैक चाहिए, खास ईंधन चाहिए और एक बहुत ही पेशेवर ड्राइवर चाहिए। क्या क्रियो के साथ भी ऐसा ही नहीं है? अगर ये इतना ही जादुई है तो हर कोई हर छोटे मोटे काम के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मैं कहूंगी कि इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और आपका वो फॉर्मूला 1 कार का उदाहरण इसकी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। तो मतलब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? बिल्कुल है। देखिए, इसके फायदों की सूची तो बहुत लंबी है। हाई प्रिसिजन, कम लागत, डिजाइन टीमों के बीच बेहतरीन तालमेल, लेकिन इसे अपनाने की जो बाधाएं हैं वो भी बहुत ऊंची हैं। सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे पहली और बड़ी बाधा है इसकी कीमत। इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बहुत ज्यादा महंगा होता है। मतलब ये छोटे स्टार्टअप्स के लिए नहीं है? अक्सर नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स की पहुंच से बाहर ही होता है। और जाहिर है इस लेवल की 3D रेंडरिंग और सिमुलेशन के लिए कोई साधारण लैपटॉप भी काम नहीं आता होगा? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर की आवश्यकताएं इसकी दूसरी बड़ी सीमा है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही पावरफुल वर्कस्टेशंस चाहिए होते हैं। महंगे ग्राफिक्स कार्ड्स और रैम वाले? हाँ, महंगे GPU, हाई स्पीड रैम और पावरफुल प्रोसेसर। और जो तीसरी और शायद सबसे जटिल चुनौती है, वो है इसकी ट्रेनिंग। सीखना मुश्किल है? बहुत कठिन है। इसे हम स्टीप लर्निंग कर्व कहते हैं। इसके इंटरफेस में इतने सारे एडवांस्ड टूल्स हैं कि किसी नए यूजर को इसे अच्छे से सीखने में महीनों लग जाते हैं। तो ये उन कंपनियों के लिए गंभीर ट्रेड ऑफ है। एक तरफ इतना महंगा लाइसेंस, महंगे कंप्यूटर और ऊपर से महीनों की ट्रेनिंग। हाँ, खर्च तो बहुत है। तो क्या इसके फायदे इसकी शुरुआती लागत से ज्यादा हैं? क्या ये निवेश फायदेमंद साबित होता है? देखिए, बड़ी कंपनियों के लिए जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, उनके लिए इसका गणित बहुत सीधा है। वो कैसे? मान लीजिए आप एरोस्पेस इंडस्ट्री में हैं। आप किसी हवाई जहाज का टरबाइन ब्लेड बना रहे हैं। वहां निर्माण में होने वाली एक छोटी सी गलती की कीमत इस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस से कहीं ज्यादा होती है। वो लाखों डॉलर का नुकसान कर सकती है या किसी की जान ले सकती है। राइट, सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो क्रियो उस महंगी गलती की संभावना को लगभग शून्य कर देता है। इसलिए जब हम कच्चे माल की बचत और प्रोटोटाइपिंग के खर्च में होने वाली कमी को देखते हैं ना, तो ये भारी कीमत पूरी तरह से वसूल हो जाती है। ये बात तो लॉजिकल है। अब वर्तमान स्थिति तो स्पष्ट हो गई, लेकिन तकनीकी दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी जगह पर स्थिर रहकर लंबे समय तक तो टिक नहीं सकता। बिल्कुल नहीं।
उसे बदलना पड़ता है। खासकर आज जब पूरी दुनिया एआई, ऑटोमेशन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो जब हम इंडस्ट्री 4.0 की तरफ देखते हैं तो क्रियो भविष्य के लिए खुद को कैसे अपग्रेड कर रहा है? देखिए, इंडस्ट्री 4.0 का जो मूल विचार है ना, वो भौतिक दुनिया और डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़ने का है। ओके। अब कैड सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर मॉडल बनाने तक सीमित नहीं है। ये एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी एआर के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। एआर के साथ? इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। कल्पना कीजिए, फैक्ट्री के फ्लोर पर एक क्वालिटी इंस्पेक्टर खड़ा है। उसने स्मार्ट ग्लासेस पहने हुए हैं और उसके सामने एक तैयार हुआ असली इंजन ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है। अब क्रेयो उस भौतिक इंजन ब्लॉक के ठीक ऊपर उसी इंजन का 3D डिजिटल मॉडल ओवरले कर देता है आपके चश्मे में। अरे बाप रे, सीधे आंखों के सामने? हाँ, और अगर उस असली इंजन में कोई नट या बोल्ट अपनी जगह से सिर्फ 2 मिलीमीटर भी खिसका हुआ है ना, तो इंस्पेक्टर को तुरंत वो लाल रंग में या किसी और इंडिकेटर के जरिए वो मिसअलाइनमेंट दिख जाता है। ये तो मतलब एकदम साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है। लगता है, लेकिन ये आज की सच्चाई है। और इसी के साथ स्रोत सामग्री में एक और तकनीक का जिक्र था जिसने मुझे सबसे ज्यादा सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। आप जनरेटिव डिजाइन की बात करें ना? हाँ, जनरेटिव डिजाइन। अगर एआई सीधे डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा बन रहा है तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का मूल स्वभाव ही बदल रहा है। वो कैसे? मतलब अब तक हमने देखा कि इंजीनियर पैरामीटर सेट करता है और सॉफ्टवेयर बस उसका पालन करता है। क्या जनरेटिव डिजाइन और एआई के जुड़ने का मतलब यह है कि भविष्य में यह सॉफ्टवेयर एक को पायलट की तरह काम करेगा जो इंजीनियर को खुद ही सुझाव देगा? मैं तो कहूंगी कि ये सॉफ्टवेयर के इतिहास का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। आपने बिल्कुल सही समझा। इंडस्ट्री 4.0 के दौर में क्रियो एक पैसिव टूल से एक एक्टिव और इंटेलिजेंट पार्टनर बन रहा है। एक्टिव पार्टनर? मतलब वो खुद डिजाइन बनाएगा? एक तरह से, हाँ। इस प्रक्रिया में इंजीनियर सॉफ्टवेयर को ये नहीं बताता कि पुर्जे का आकार कैसा होना चाहिए। वो सिर्फ लक्ष्य यानी गोल्स और सीमाएं तय करता है। जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बताएगा कि मुझे एक ऐसा ब्रैकेट चाहिए जो 50 किलो का वजन सह सके, एल्यूमिनियम का बना हो और इन 4 खास जगहों पर बोल्ट किया जा सके। बस इतना ही निर्देश देना है। और उसके बाद एआई अपना काम शुरू करता है। वो क्लाउड कंप्यूटिंग की ताकत का इस्तेमाल करके खुद ही सैकड़ों या हजारों अलग-अलग डिजाइन विकल्प तैयार कर देता है। मतलब जो काम करने में इंसानों को महीनों लगते वो कुछ मिनटों या घंटों में हो गया। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जो आकृतियां एआई बनाकर देता है ना, वे अक्सर उन पारंपरिक आकारों से बिल्कुल अलग होती हैं जो कोई इंसान सोच सकता है। वो कैसे दिखती हैं? वे कई बार प्रकृति में पाए जाने वाली हड्डियों या पेड़ों की जड़ों जैसी बहुत ही ऑर्गेनिक दिखती हैं, क्योंकि एआई मटेरियल को सिर्फ वहीं रखता है जहां असल में स्ट्रेस या दबाव होता है। वाह, मतलब जहां जरूरत नहीं है वहां से मटेरियल हटा देता है। जी हाँ, यही जनरेटिव डिजाइन की असली ताकत है। ये ऐसे डिजाइन खोज निकालता है जो पारंपरिक डिजाइन्स की तुलना में कहीं अधिक हल्के होते हैं और फिर भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें, कागज और पेन से शुरू हुई वो थका देने वाली ड्राफ्टिंग और आज का ये क्लाउड बेस्ड एआई और जनरेटिव डिजाइन, ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि पीटीसी क्रियो सिर्फ एक डिजाइन सॉफ्टवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर के इंजीनियर्स को कम लागत और ज्यादा सटीकता के साथ नए इनोवेशन करने की ताकत देता है। और मुझे लगता है कि इसके लगातार विकसित होने की जो गति है ना, वो ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में भी, चाहे वो एरोस्पेस हो या रोबोटिक्स, ये सब इसी के आधार पर नई ऊंचाइयों तो छूते रहेंगे। सही कहा। लेकिन इन सब तकनीकी बारीकियों को समझने के बाद श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प होगा कि जेनरेटिव डिजाइन और एआई के इस विकास से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। कौन सा सवाल? जरा सोचिए, अगर जनरेटिव डिजाइन और एआई इसी तरह कैड सॉफ्टवेयर में विकसित होते रहें और एक समय ऐसा आ जाए जब मशीन खुद ही इंसानों द्वारा सोचे गए किसी भी डिजाइन से अधिक मजबूत और हल्का ढांचा बनाने में स्वतंत्र रूप से सक्षम हो जाए, जो कि वो पहले से ही कुछ हद तक कर रही है। हाँ, तो क्या भविष्य में एक मानव इंजीनियर की भूमिका पूरी तरह से बदलनी जाएगी? आपका मतलब है कि उनका काम क्या रह जाएगा? एग्जैक्टली।
क्या इंसान का काम एक सृजनकर्ता या क्रिएटर से सिमटकर सिर्फ एआई द्वारा बनाए गए हजारों बेहतरीन विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले एक एडिटर या एडिटर तक ही सीमित रह जाएगा? ये वाकई में बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है ना? ये एक ऐसा विचार है जो तकनीक और इंसान के बीच के जो भविष्य के रिश्ते हैं उन्हें फिर से परिभाषित कर सकता है। खैर, श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर वो खुद आगे विचार कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।